हम कक्षा 12 के समाजशास्त्र विषय के भाग 2 को पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है भारत में सामाजिक परिवर्तन और विकास। बच्चों, हम इस भाग के अध्याय 2 को सांस्कृतिक परिवर्तन को पढ़ रहे हैं और इसका भाग 3 आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसका नाम है आधुनिकीकरण और पंथनिरपेक्षीकरण। तो शुरू करते हैं अध्याय 2 का भाग 3। बच्चों, हमने पिछले 2 भागों में यह देखा कि किस प्रकार भारत में सांस्कृतिक परिवर्तन होते हैं, यानी कि भारत की संस्कृति जिसे कहते हैं जीवन जीने का तरीका में क्या क्या परिवर्तन हो रहे थे। इस प्रकार हमने इसी के अंतर्गत यह भी जाना कि 19वीं और 20वीं शताब्दी में भारत में औपनिवेशिक शासन की प्रतिक्रिया स्वरूप क्या क्या परिवर्तन हुए थे। उसके पश्चात हमने सांस्कृतिक परिवर्तनों की जब बात की थी तो हमने संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण को जाना था। संस्कृतिकरण का अर्थ है कि निम्न जाति के द्वारा उच्च जाति की सभी संस्कृति को अपनाने का प्रक्रिया का नाम संस्कृतिकरण है, जो कि M.N. श्रीनिवास ने दी थी। और दूसरी तरफ हमने पश्चिमीकरण की बात भी की थी, जबकि भारत में 150 वर्षों तक अंग्रेज़ी शासन रहा था और उसी के परिणाम स्वरूप हमने पश्चिम की संस्कृति को अपनाया था और उसमें भी हमारा मॉडल जो था वह ब्रिटेन था। इसके पश्चात हम 2 अन्य प्रक्रियाओं की चर्चा करने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे आधुनिकीकरण और पंथनिरपेक्षीकरण की। आधुनिकीकरण यानी कि आधुनिक होने की प्रक्रिया। इसमें हम यह देखते हैं कि भारत में पूंजीवाद आया था और यह पूंजीवाद भारत में औपनिवेशिक शासन के द्वारा लाया गया था और इसी औपनिवेशिक शासन यानी कि अंग्रेजी शासन का प्रभाव था कि भारत में आधुनिकीकरण और पंथनिरपेक्षीकरण की प्रक्रियाएं भी आती हैं। आधुनिकीकरण क्या होता है? तो हम कहेंगे कि भारत एक परंपरावादी समाज है और परंपरावादी समाज होने के नाते हम देखते हैं कि हमारे जीवन में सभी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली कौन है? तो हम कहेंगे परंपराएं हैं, यानी कि हमारे जीवन में परंपराएं अतिरिक्त रूप से हमें दबाव के परिणाम स्वरूप हम पर ऐसा प्रभाव डालती हैं कि सुबह से लेकर रात तक कई प्रकार की परंपराओं का हम पालन करते हैं। लेकिन फिर भी भारत में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया भी आ चुकी थी, यानी कि हम आधुनिकता की ओर भी बढ़ रहे थे, जिसमें हम बात करेंगे कि भारत में पूंजीवाद आता है और उससे भारत औपनिवेशिक शासन के प्रभाव स्वरूप 2 प्रक्रियाओं को जानता है, आधुनिकीकरण और पंथनिरपेक्षीकरण। और ये दोनों प्रक्रियाएं आपस में जुड़ी हुई हैं, यानी दोनों का एक दूसरे से बहुत ही गहन संबंध है, क्योंकि जो व्यक्ति आधुनिक होता है वह व्यक्ति जो है पंथनिरपेक्षीकरण भी जान रहा होता है, यानी इस प्रक्रिया से भी गुजर रहा होता है। यदि हम आधुनिकीकरण की बात करें, जिसे हम मॉडर्नाइजेशन भी कहते हैं, तो आधुनिकीकरण जो है वह 19वीं और 20वीं सदी, जिसमें हमने बात की 19वीं सदी में भारत के प्रमुख सामाजिक सुधारक, जिसमें हमने बात की थी राजा राममोहन राय, महादेव गोविंद रानाडे और सर सैयद अहमद खान की, यानी 19वीं सदी के सामाजिक सुधारों और 20वीं सदी के राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा किए गए आंदोलन, इन दोनों में ही हमने आधुनिकता भी सीखी थी और उस प्रक्रिया से भी आधुनिकीकरण प्रारंभ हो चुका था, क्योंकि यह आधुनिकीकरण की प्रक्रिया जो है औपनिवेशिक शासन के परिणाम स्वरूप भारत में आई थी। इसी के परिणाम स्वरूप हम कहते हैं कि इस आधुनिकीकरण का अर्थ उस समय पर क्या था? तो हम कहेंगे मॉडर्नाइजेशन या आधुनिकीकरण का अर्थ उस समय पर था कि हम जीवन में सकारात्मक और वांछनीय मूल्यों को अपनाएं, यानी कि तत्कालीन समाज में जिस प्रकार की रूढ़िवादिता या परंपरावादिता या कुनीतियां प्रचलित थी, उनके स्थान पर हम कुछ सकारात्मक मूल्यों को या सकारात्मक नीतियों को अपनाएं, जिससे कि समाज में सकारात्मकता फैले और जीवन में किसी भी प्रकार की जो भी कुनीतियां या फिर दबाव या फिर हम कहें कि शोषण विद्यमान था, उनके स्थान पर हम आवश्यक रूप से सुधार
करें। और इसी के परिणाम स्वरूप एक संकीर्ण अर्थ भी हमने देखा, यानी आधुनिकीकरण का संकीर्ण अर्थ हमारे सामने भी आया था, जो कि वास्तविक रूप से आधुनिकीकरण नहीं था, लेकिन चूंकि आधुनिकीकरण का वह प्रारंभिक काल था, इस कारण वह संकीर्ण अर्थ में रूप में भारत में आ रहा था। और उसे हम कहेंगे कि हम समझ रहे थे कि भारत में बड़े बड़े उद्योग धंधे लग जाएं तो यह भारत आधुनिकीकृत हो जाएगा, यानी कि संकीर्ण अर्थ के रूप में हम कहते हैं कि केवल प्रौद्योगिकी उत्पादन, यानी हम प्रौद्योगिकी में आगे बढ़ जाएं तो वह क्या हो जाएगा, आधुनिकीकरण हो जाएगा। लेकिन क्या यह वास्तविक अर्थ था आधुनिकीकरण का? तो हम कहेंगे नहीं। किसी भी देश का आधुनिकीकरण यदि करना है तो उसमें केवल उसका उत्पादन बढ़ाना या बड़ी बड़ी उद्योगों की स्थापना कर देना आधुनिकीकृत होना नहीं है। इसके लिए हम इसके व्यापक अर्थ को जानते हैं। व्यापक अर्थ में हम कहेंगे कि विकास का वह तरीका अपनाना, यानी विकास इस तरीके का हो कि जो पश्चिमी यूरोप ने अपनाया है और उत्तरी अमेरिका ने अपनाया है। यानी कि अब हमारे जो मॉडल होंगे, यानी कि आधुनिकीकरण कैसे होगा, इसके लिए हमने संकीर्ण अर्थ को छोड़कर, जिसमें कि सिर्फ हम मशीनों के बड़े बड़े उद्योगों के लगने की बात कर रहे थे, उसके स्थान पर हमने अमेरिका में भी उत्तरी अमेरिका के मॉडल को अपनाया और यूरोप में पश्चिमी यूरोप के मॉडल को अपनाया कि इनका आधुनिकीकरण किस प्रकार हुआ है। तब हमें वास्तविक रूप से आधुनिकीकरण की अवधारणा समझ आने लगी। इसी के परिणाम स्वरूप हम कहते हैं कि अब सभी समाजों का एक ही उद्देश्य हो गया कि सभी समाज आधुनिक बनना चाहते थे। यानी कि अब सभी समाज चाहते थे कि हम पश्चिमी यूरोप के तरीके से या उत्तरी अमेरिका के तरीके से आधुनिकीकृत हो, ना कि सिर्फ और सिर्फ एक संकीर्ण अर्थ में। इसी तरीके से हम बात करते हैं आधुनिकता की, यानी कि अब सीमित, संकीर्ण और स्थानीय दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए, बल्कि एक सार्वभौमिक आधुनिकता की बात की जाने लगी, यानी सार्वभौमिक प्रतिबद्धता की बात होने लगी। यानी कि हम संकीर्ण अर्थ को अब धीरे धीरे समझ रहे थे और हम कह रहे थे कि हमें पूरे तरीके से आधुनिकीकरण में आना है और सभी का विकास करना है और हमारी परंपरागत रूढ़ियों को छोड़ना है, जो कि हमें विकास से दूर करती हैं। इसी प्रकार से हमने वैश्विक का विश्वजनीन दृष्टिकोण अपनाया, यानी कि विश्व के दृष्टि से विकास के मूल्यों को जानने की कोशिश की कि वास्तविक रूप से विकास किस प्रकार से हो सकता है। क्या हमने हमारी रूढ़ियों को यदि पकड़ के रखा तो क्या हम आधुनिकीकृत हो सकते हैं? इसी बात को जानने की बहस भी प्रारंभ हो गई। इसी के तरीके से हम कहेंगे कि परंपरावादी भारतीय समाज में किस प्रकार के मूल्य जीवित थे। तो हम कहेंगे परंपरावादी भारतीय समाज में बहुत से मूल्य थे, जिसमें हम बात करते हैं भावुकता की, धार्मिकता की, पवित्रता की और अवैज्ञानिक तत्वों की। यानी कि परंपरावादी समाज जो कि भारत था, उसमें हम किसी भी घटना के पीछे किस प्रकार के कारणों को जोड़ते थे, तो हम कहते थे कि हम उसके पीछे भावुकता से निर्णय लेते थे, हम उसके पीछे धार्मिकता से निर्णय लेते थे और पवित्रता की अवधारणा जोड़ देते थे। ये सभी अवधारणाएं थी अवैज्ञानिक अवधारणा, यानी कि इनमें विज्ञान का पुट शामिल नहीं था, इसमें तर्क का भी अभाव था। लेकिन यह परंपरावादी समाज के स्थान पर हम आधुनिक विचारों को आधुनिकीकरण में अपनाने लगे, जिसमें कि हम देखने लगे कि कौन सी वस्तु हमारे लिए उपयोगी होगी, हम उसे चुनते हैं। कौन सी वस्तु जो है गणना में हमारे लिए आवश्यक है, वह भी चुनने के लायक है। इसी तरीके से हम विज्ञान की बात करने लगे, हम सत्य की बात करने लगे। यानी कि अब परंपरावादी भारतीय समाज में आधुनिक विचारों का आगमन होने लगा था। इसका उदाहरण हम इस प्रकार से देखते हैं कि एक किसान है और वह किसान जो है कृषि में योगदान रखता है या उसका एक खेत है और वह खेत में पैदावार करता है, लेकिन किसी कारण से उसके खेत में पैदा नहीं होती है और यदि वह परंपरावादी
खेतीहर किसान है तो वह किस प्रकार के विचार रखेगा? तो वह सोचेगा कि मेरा भाग्य ऐसा है, इस कारण मेरे यहाँ पर उत्पादन नहीं हो रहा है, या फिर वह सोचेगा ईश्वर की कृपा मेरे ऊपर नहीं है, इस कारण मेरे यहाँ पर उत्पादन नहीं हो रहा है। यानी कि ऐसे तर्क वह जोड़ देंगे जिसमें कि कहीं पर भी सत्य नहीं होगा, कहीं पर भी विज्ञान नहीं होगा। तो यह एक परंपरावादी किसान का उदाहरण है। इसके स्थान पर एक आधुनिक किसान क्या सोचेगा कि हो सकता है कि मेरे पैदावार करने की प्रक्रिया में या मेरे उत्पादन के तरीके में कुछ गलती रही हो जो कि अवैज्ञानिक हो, इस कारण मेरे खेत में पैदावार नहीं हो रही है। तो यह आधुनिक विचार है जिसमें कि तर्क है, जिसमें कि विज्ञान है, और वह यह जानने की कोशिश करेगा कि मेरे उत्पादन के तरीके में मैं क्या सुधार करूं, क्या मेरे मिट्टी की गुणवत्ता अच्छी नहीं है, क्या बारिश पर्याप्त नहीं है, क्या मैंने मेरे मिट्टी के अनुसार फसल को नहीं चुना है। इस प्रकार के कारणों से वह खेत में पैदावार बढ़ाने की कोशिश करता है। तो यह एक आधुनिक कृषक का प्रमाण है, यानी आधुनिक कृषक का उदाहरण है। तो यह आधुनिक विचार जो है धीरे धीरे भारत में आने लगते हैं, और अब भारत में भावुकता, धार्मिकता और पवित्रता और अवैज्ञानिक तत्वों के स्थान पर उपयोगिता, गणना और विज्ञान की बात होने लगती है, यानी आधुनिकीकरण होने लगता है। इसी तरीके से हम बात करते हैं सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर भी व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाती है। यानी कि प्रारंभ में जब हम परंपरावादी समाज की बात करते हैं तो समाज में और राजनीति में किन्हें महत्व दिया जाता था? तो हम कहेंगे पहले के समय में परंपरावादी समाज में हम समाज में और राजनीति में दोनों में ही आधुनिक विचारों के स्थान पर उन लोगों को प्राथमिकता देते थे जो कि किसी विशेष समुदाय, जाति, जनजाति से संबंध रखते थे। लेकिन अब किसी व्यक्ति को उसके स्थान पर प्राथमिकता दी जाती है। यदि हम आधुनिक समाज की बात करते हैं तो अब व्यक्ति जो है वह महत्वपूर्ण हो गया है। यदि वह व्यक्ति योग्य है या उसमें क्षमता है तो वह किसी भी समाज के उच्च पद पर जा सकता है, साथ ही वह किसी भी राजनीतिक क्षेत्र में उच्च पद पर जा सकता है, वह चाहे किसी भी जाति, जनजाति या समुदाय से संबंध रखता हो। यानी अब प्राथमिक कौन हो गया? आधुनिकीकृत समाज में व्यक्ति प्राथमिक हो जाता है, ना कि उसकी जाति, धर्म या जनजाति या समुदाय। इसी तरीके से हम बात करते हैं रूढ़िवादी संस्था के स्थान पर अब योग्यता के आधार पर चयन होने वाली संस्थाओं की बात होने लगी। यानी कि यदि आपको नौकरी या नौकरशाही में आगे बढ़ना है तो भी आप अपनी जाति, धर्म, संस्कृति, समुदाय या क्षेत्र विशेष से उस नौकरी को प्राप्त नहीं कर सकते। अब आपको अपनी योग्यता का प्रमाण देना होगा, यानी आपको साबित करना होगा कि आप उस नौकरी के लिए एक योग्य व्यक्ति हैं, तभी आपका चयन उसके लिए हो सकता है। इस कारण हम कहेंगे आधुनिकीकरण में अब योग्यता और क्षमता प्राप्त व्यक्ति ही आगे बढ़ सकता है। साथ ही साथ रूढ़िवादी संस्थाओं का भी स्थान अब आधुनिक संस्थाओं ने ले लिया था, और आधुनिक संस्थाओं में हम बात कर सकते हैं नौकरशाही की, और उसके लिए भी हम कहेंगे कि किसी योग्य व्यक्ति को ही उस नौकरशाही में चयन किया जाने लगा है। इसी के परिणाम स्वरूप हम कहेंगे कि मनुष्य की पहचान जो है उसके जन्म, उसके परिवार, उसकी गृह समुदाय से नहीं होकर उसके कार्य से होने लगी। जब हम परंपरावादी समाज की बात करते हैं तो हमें हमारे आसपास ऐसे बहुत से उदाहरण मिलते हैं। यानी कि आज भी छोटे नगरों और कस्बों और गांवों में आज भी व्यक्ति की पहचान जो है उसकी जाति, समुदाय या संस्कृति या परिवार या उसके किस घर से संबंध है इससे होती है। लेकिन जब हम आधुनिकीकृत समाज की बात करते हैं, जैसे हम महानगरों में जाते हैं या बड़े नगरों में जाते हैं, तब हम यह देखते हैं कि अब उस व्यक्ति की पहचान उसके जन्म से, यानी कि उसका जन्म कहाँ हुआ है, उसका परिवार कौन सा है, उसका किस घर से संबंध है, उसका किस समुदाय से संबंध है, इसके स्थान पर उस महानगर या बड़े नगर में उसका पहचान उसके कार्य से होगी। यानी कि वह किस प्रकार के कार्य करता है
वही उसकी पहचान बन जाएगी। यानी कि पहचान दो प्रकार से हो सकती है, एक है प्रदत्त पहचान और दूसरी है अर्जित। यानी हम प्रदत्त तरीके से अपनी पहचान बना सकते हैं और दूसरी है अर्जित। जब हम प्रदत्त पहचान की बात करते हैं तो हम इसमें देखते हैं कि जो हमें जन्म से प्राप्त हुई है, और जन्म से हमें मिली है हमारी जाति, हमारा समुदाय, हमारा परिवार आदि। यानी कि इनसे हमारा संबंध हमारे जन्म के अनुसार हो गया है। लेकिन अब वर्तमान समय में परंपरावादी समाज के विपरीत अर्जित तरीके से व्यक्ति की पहचान बनती है। और अर्जित का अर्थ है कि व्यक्ति की कार्य के आधार पर उसकी पहचान बनती है या फिर उसकी योग्यता या क्षमता के आधार पर उसकी पहचान बनती है। यह आधुनिकीकरण का बहुत ही बढ़िया उदाहरण है कि यदि आपको आधुनिकीकृत समाज में अपनी पहचान बनानी है तो वहाँ पर आपको कार्य करके दिखाना होगा। यानी कि आपको यह क्षमता भी दिखानी होगी कि आप उसकी नौकरी के लिए क्यों लायक हैं या क्यों योग्य हैं। इसी तरीके से हम बात करते हैं कि अब स्थानीयता के स्थान पर, यानी एक परंपरावादी समाज में आप किस स्थान से हो उसके स्थान पर अब सार्वभौमिकता की बात होने लगी आधुनिक समाज में। अतः हम कहेंगे कि अब आप किस स्थान से संबंध रखते हो ये आवश्यक नहीं है, बल्कि हम सभी समान हैं और सार्वभौमिक रूप से हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता होगी। यानी हमारी पहचान बनाने के लिए हमें सभी जगह अपनी योग्यता को ही दिखाना होगा। इसी तरीके से हम बात करते हैं व्यवसाय व रोजगार चुनने की स्वतंत्रता। यानी कि परंपरागत समाज में हम देखते हैं कि हमारा व्यवसाय क्या होगा, तो हम कहेंगे हमारा व्यवसाय वही होगा जो कि हमारा पीढ़ीगत व्यवसाय है। यदि हम परंपरावादी समाज में जाएं, यानी कि आधुनिक होने से पूर्व भारत किस प्रकार का था, तो परंपरावादी समाज में प्रत्येक व्यक्ति का व्यवसाय वही होता था जो कि उसके परिवार पीढ़ियों से करता आया है। कहने का अर्थ यह है कि पीढ़ीगत व्यवसाय ही व्यक्ति को चुनना पड़ता था। जैसे कि हम बात करते हैं 4 वर्णों की, जो आगे चल करके जातियां बन जाती हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्ण हम पढ़ते हैं समाजशास्त्र में। यह वर्णों की अवधारणा में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होते हैं और इनका एक परंपरागत व्यवसाय भी था जो कि आगे चल करके जाति में परिवर्तित हो गई। और यदि हम देखें तो ब्राह्मण के पुत्र का कार्य यही था कि वह पठन और पाठन का कार्य करे। क्षत्रिय का कार्य था कि वह देश या देश की सीमाओं की रक्षा करे। इसी तरीके से वैश्य का कार्य था कि व्यापार करना, तथा शूद्र का कार्य था कि उपरोक्त तीनों वर्णों की सेवा करना। यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करना किसका कार्य था? शूद्र का कार्य था। यह थी वर्ण व्यवस्था। यद्यपि यह वर्ण व्यवस्था पूर्व में इस प्रकार नहीं थी, यानी कि व्यवसाय व्यक्ति की चुनाव या रुचि के ऊपर निर्भर करता था, लेकिन बाद में इस वर्ण व्यवस्था में भी परिवर्तन हुआ और एक वर्ण का व्यवसाय जो है निश्चित कर दिया गया। तत्पश्चात यह वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में परिवर्तित होती है। उसमें भी यही चीज़ देखने को मिलती है कि हर एक जाति का व्यवसाय परंपरागत रूप से निश्चित कर दिया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि परंपरावादी समाज में व्यवसाय व रोजगार चुनने की स्वतंत्रता नहीं थी। यदि आप एक ब्राह्मण के पुत्र हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ पठन और पाठन का कार्य ही करना होगा। इसी तरीके से क्षत्रिय के पुत्र को सेवा क्षेत्र में ही जाना होगा, यानी कि सीमाओं की रक्षा ही करनी होगी। इसी तरीके से वैश्य में हम देखते हैं कि उनका परंपरागत व्यवसाय व्यापार और व्यवसाय करना ही
था और शूद्र का कार्य सफाई या उपरोक्त तीनों वर्णों की सेवा करने का कार्य था। लेकिन जब हम आधुनिकता की बात करते हैं तो इस वर्ण व्यवस्था या जाति की व्यवस्था में परिवर्तन होता है और हम देखते हैं कि अब व्यक्ति को व्यवसाय या रोजगार चुनने की क्या मिल जाती है, स्वतंत्रता मिल जाती है। यानी कि अब व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार, व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार और व्यक्ति अपनी क्षमताओं के अनुसार अपना रोजगार चुन सकता है। यह आधुनिकीकरण का बहुत ही अच्छा उदाहरण हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार हम कहते हैं कि अब व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता आधुनिक समाज में हमें प्राप्त होने लगी है, ना कि परंपरागत जाति जनजाति समुदाय व्यवसाय को अपनाने के लिए बाध्य हैं। तो यह बहुत ही अच्छा उदाहरण है आधुनिकीकरण का। लेकिन कुछ विरोधाभासी उदाहरण भी मिलते हैं, यानी कि ये हमें बताते हैं कि आधुनिकता सभी क्षेत्रों में आज नहीं है, कुछ क्षेत्र इसके क्या हैं, अपवाद भी हैं। यानी उन क्षेत्रों में आधुनिकीकरण अभी भी मौजूद नहीं है। तो ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जो कि अपवाद हैं या विरोधाभासी स्थिति उत्पन्न करते हैं? तो हम कहेंगे कि व्यवसाय चुनने में आज कुछ बाध्यताएं हैं। यानी कि अभी हमने बात की कि व्यवसाय चुनने में स्वतंत्रता मिल चुकी है, लेकिन कुछ व्यवसाय आज भी ऐसे हैं जहां पर की स्वतंत्रता नहीं आई है, जिसमें कि हम बात करेंगे सफाई कर्मी की। आज भी भारत में सफाई कर्मी का व्यवसाय जो है वह अपने पिता से अपने पुत्र को मिलता है। तो यह किसका उदाहरण है? यह विरोधाभास और अपवाद का उदाहरण है कि इस क्षेत्र में आज भी आधुनिकता नहीं आई है। यानी एक सफाई कर्मी का जो पुत्र है वह भी क्या बनता है? सफाई कर्मी ही बनता है। तो यह एक विरोधाभास का उदाहरण हमारी पुस्तक में हमें मिलता है। इसके बाद में हम एक दूसरे उदाहरण की बात करते हैं जो भी विरोधाभास या अपवाद है। कहने का अर्थ यह है कि भारत में विवाह के क्षेत्र में आज भी कौन प्रभावशाली है? जाति प्रभावशाली है। यानी कि हम जिस जाति या जिस समुदाय से संबंध रखते हैं उसी जाति में विवाह करना भारत में एक प्रमुख परंपरा है और यहाँ हम आधुनिक आज भी नहीं हो पाए हैं। यानी कि भारत के छोटे छोटे गांवों की यदि हम बात करें, भारत के कस्बों की यदि हम बात करें और छोटे नगरों की बात हम करते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पर विवाह जो है अपनी ही जाति या समुदाय में किया जाता है। हाँ, हम कह सकते हैं कि भारत के महानगरों में हमें यह व्यवस्था परिवर्तित होने को देखने को मिल रही है, लेकिन छोटे गांवों कस्बों और छोटे शहरों में हमें यह व्यवस्था आज भी आधुनिकीकृत रूप में नहीं मिलती है। कहने का अर्थ यह है कि विवाह के लिए हम जाति व समुदाय के अंदर ही विवाह की उदाहरण देखते हैं जो कि हमारे धार्मिक विश्वास से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम मानते हैं कि यदि इस प्रकार का परिवर्तन हुआ तो इससे हमारे धर्म में बहुत बड़ा जो है परिवर्तन देखने को मिलेगा, जिसके के लिए भारतीय मान्यताएं तैयार नहीं हैं या भारतीय नागरिक तैयार नहीं है। यानी कि हमारा धर्म से बहुत ही जुड़ाव देखने को मिलता है और इस परिवर्तन को होने में शायद बहुत समय भी लग जाएगा। इसी तरीके से हम बात करते हैं कि कुछ उदाहरण के रूप में यदि हम बात करें कि क्या विवाह के ऐसे उदाहरण हैं कि भारत में विवाह आधुनिकीकृत या आधुनिकता से दूर है, तो हम कहेंगे कि हाँ, कुछ ऐसे विज्ञापन या एडवर्टीजमेंट जो हैं वो हमें अखबार में या वेबसाइट में मिलते हैं। यानी कि यदि हम इन उदाहरणों को देखेंगे कि किस प्रकार के विज्ञापन अखबार और वेबसाइट पर मिलते हैं तो उसमें जाति का दोहराव बार बार होता है। तो यह चीज़ हमें इंगित करती है कि जाति प्रथा में या विवाह में आज भी जाति का प्रभाव बहुत ही गहनता से पाया जाता है। तो इसके लिए हमारी पुस्तक में हमें अखबार या वेबसाइटों को देखने की बात की गई है। इसी तरीके से हम कहते हैं कि भारत में आधुनिकीकरण के रूप में एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है हमारी राजनीतिक व्यवस्था, जो कि पंथ निरपेक्षता की ओर बढ़ रही है। हम कहेंगे आधुनिकीकरण का नगरीय क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा, तो हम कहेंगे नगरों में आधुनिकीकरण का प्रभाव यह है कि तेजी से
विकास की गति बढ़ रही है और धर्म और विभिन्न प्रकार के उत्सव त्योहार हम मना रहे हैं। यानी कि हम देख रहे हैं कि धर्म का जो है परिवर्तन हो रहा है, रूप परिवर्तन, और उत्सवों और त्योहारों को मनाने के तरीके में हम हमारा आधुनिकीकरण देखते हैं। साथ ही धार्मिक कृत्य यानी धार्मिक क्रियाएं जो हैं वह विभिन्न समारोह के आयोजनों में भी हमें परिवर्तन दिख रहा है। और इन समारोहों से जुड़े निषेध यानी कि किन क्रियाओं को करने की मनाही है, और विभिन्न प्रकार के दान और उनके मूल्य इत्यादि में भी निरंतर परिवर्तन आ रहा है। विशेष रूप से यह परिवर्तन निरंतर बढ़ते और परिवर्तित होते हुए नगरीय क्षेत्र में हुआ है। यानी कि नगरीय क्षेत्र में हमें इस आधुनिकीकरण के परिणाम स्वरूप बहुत से परिवर्तन देखने को मिले हैं, और यह मुख्य रूप से धार्मिक क्षेत्र में देखने को मिले हैं। आधुनिकीकरण का भारत की जनजातियों पर क्या प्रभाव पड़ा है और इन जनजातियों की प्रतिक्रिया इस आधुनिकीकरण के प्रति क्या रही है? क्या जनजातियां इस आधुनिकीकरण को स्वीकार कर रही हैं या फिर वह इसके प्रतिक्रिया स्वरूप कुछ और क्रियाएं इससे जोड़ करके देख रही हैं? तो हम कहेंगे कि जनजातियों में भी अपनी परंपरागत संस्कृति के प्रति संरक्षण की भावना का उदय हुआ है। यानी कि आधुनिकीकरण के परिणाम स्वरूप जनजातियां जो कि विशेष क्षेत्र में रहती हैं वह अपनी विशेष संस्कृति से एक सीमा में रहकर अपनी विशेष संस्कृति को और उससे जुड़े क्रियाकलापों को करती है। यानी जनजातियां जो है एक विशेष क्षेत्र में रहती हैं और इनकी अपनी पहचान होती है, और इस पहचान का कारण होता है उनकी अपनी विशेष संस्कृति। यानी कि इन जनजातियों की बोली, इन जनजातियों के रीति रिवाज, इनके पहनावे में अन्य जनजातियों या जातियों या भारत के अन्य क्षेत्रों की संस्कृति से बहुत ही बड़ा अंतर देखने को मिलता है। यानी इन जनजातियां जो है अपने ही तरीके से अपने ही जीवन शैली को मानती हैं और उसी को वह आगे चल करके अपनी अन्य पीढ़ियों को भी हस्तांतरित करती है। लेकिन चूंकि आधुनिकीकरण की अवधारणा हमारे आसपास बहुत तेज़ी से फैल रही होती है, तो इन जनजातियों की एक प्रतिक्रिया आती है, और वह यह प्रतिक्रिया होती है कि वह अपनी सीमा में रहते हुए अपनी विशेष संस्कृति को बचाने के लिए और ज़्यादा भावुक हो जाते हैं। वे ये सोचते हैं कि यदि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया आई तो हम हमारी संस्कृति को खो सकते हैं, हमारी संस्कृति लुप्त हो सकती है। यानी कि उनमें संरक्षण की भावना का उदय होता है कि हमें हमारी संस्कृति की सुरक्षा करनी होगी, अन्यथा यह क्या हो जाएगी? लुप्त हो जाएगी। तो वह कहते हैं कि संस्कृति समाप्त तो पहचान समाप्त। यानी कि इस आधुनिकीकरण के परिणाम स्वरूप उनके अंदर एक अति सुरक्षा की भावना आ जाती है कि हमें हमारी संस्कृति को बचा करके रखना है, क्योंकि यदि हमारी संस्कृति समाप्त हो गई तो हमारी क्या समाप्त हो जाएगी? हमारी पहचान भी समाप्त हो जाएगी। इस कारण वह अपनी संस्कृति को बचाने के लिए और ज़्यादा क्रियाएं करने लगते हैं जिससे कि संस्कृति बची हुई रहे। और इसके लिए वे क्या करते हैं? इस आधुनिकीकरण के विपरीत जनजातियां जो है पारंपरिक चेतना या नव जागरण की बात करती हैं। यानी कि अब हमें हमारी परंपराओं को बचाने के लिए बहुत ही जागृत रूप से, चेतन रूप से नव जागरण करना होगा। यानी हमें अब बहुत ही संभल करके अपनी परंपराओं को बचाने के लिए कुछ कार्य करने होंगी, कुछ क्रियाएं करनी होंगी, जिससे कि हमारी संस्कृति या हमारी पहचान जो है समाप्त ना हो आधुनिकीकरण के परिणाम स्वरूप। तो ऐसी कौन सी क्रियाएं जनजातियां करती हैं? तो हम कहेंगे कि पूर्व में वे अपने उत्सवों या समारोह में शामिल होते हुए अनौपचारिकता निभाती थी। यानी कि हम कहेंगे कि पूर्व में यह जो जनजातियां हैं अपने समारोह मनाते हुए बहुत सी अनौपचारिकताएं देखती थी। यानी कि हम कहते हैं वह अनौपचारिक रूप से इकट्ठे होते थे और उन्हें या उनके उत्सवों को मनाते थे। लेकिन धीरे धीरे उनमें औपचारिक समितियां बनने लगी। यानी कि अब उनके उत्सवों को मनाने के लिए उन्होंने कुछ नियम बना दिए, कुछ समितियां बना दी, कुछ व्यक्तियों को इकट्ठा किया और अपनी जनजाति को बचाने के लिए क्या क्या क्रियाएं करने
आवश्यक हैं उसके लिए उन्होंने ऐसी समितियां बना दी जो कि इन क्रियाओं को समय के अनुसार करवाए। यानी कि पूर्व में अनौपचारिक रूप से यह समारोह मनाए जाते थे जिसमें तिथि निर्धारित नहीं थी, केवल मौसम निर्धारित था। यानी कि किस मौसम में कौन सा उत्सव मनाना है, कौन सा समारोह बनाना है, ऐसा जनजातियां करती थी। लेकिन अब चूंकि उन्हें डर है कि आधुनिकीकरण के परिणाम स्वरूप हमारी संस्कृति या पहचान समाप्त ना हो जाए, इसलिए वे अनौपचारिक रूप से जो मौसम में किसी एक मौसम में एक समारोह मनाए जाते थे, अब वह कैलेंडर के अनुसार क्या बनाती हैं, अपने समारोह को निश्चित दिनों पर मनाने लगी हैं। यानी कि अब वह अपनी संस्कृति का संरक्षण करने के लिए और भी ज़्यादा भावुक होने लगी है और वह कैलेंडर द्वारा उत्सव के दिन तय करती है। ऐसी जनजातियां आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप अपने उत्सवों को तय करती हैं कि हमें कैलेंडर के अनुसार इन्हीं दिनों पर अपने उत्सव मनाने बहुत ही ज़रूरी हैं, अन्यथा धीरे धीरे ये उत्सव जो हैं मनाने बंद हो जाएंगे और हमारी संस्कृति पर बहुत ही बड़ा संकट उत्पन्न हो सकता है। इसी के परिणाम स्वरूप हम कहते हैं कि अब त्योहारों को मनाने में झंडे की डिज़ाइन भी तय होने लगी, साथ ही साथ अतिथि भी बुलाए जाने लगे और भाषण की प्रतियोगिताएं भी आयोजित होने लगी। यानी अब यह जनजातियां बहुत ही ज़्यादा अपनी संस्कृति से संरक्षण को रखने के लिए, यानी आधुनिकीकरण से बचे रहने के लिए, अपनी पहचान बनाए रखने के लिए सभी क्रियाएं जो है समिति बना करके कार्य करने लगी कि हमें हर एक चीज़ बहुत ही नियमित तरीके से करनी होगी, जिसमें कि औपचारिकताएं आ गई। और हम कहेंगे कि निष्कर्षतः भारत में बहुलता व तर्क वितर्क की परंपरा हमेशा रही है। तो यानी कि ये जनजातियां जो हैं भारत की किसका प्रतीक हैं, बहुलता या विविधता का प्रतीक हैं कि भारत में विभिन्न संस्कृतियां पाई जाती हैं और उन सब पर अलग अलग तरीके से आधुनिकीकरण का प्रभाव पड़ा है, जिसमें कि हम भारत की अन्य जातियों और धर्मों की बात करते हैं, वहीं जनजातियां जो हैं अपनी संस्कृति के प्रति और भी ज़्यादा लगाव और भी ज़्यादा औपचारिक रूप से उनको मनाने लगी है, क्योंकि उन्हें यह डर सताने लगा कि हमारी संस्कृति इस आधुनिकीकरण के परिणाम स्वरूप शायद समाप्त हो जाए, जिससे कि हमारी पहचान भी समाप्त हो सकती है। इसलिए हमें उसे बचाने के लिए औपचारिक रूप से समितियों का निर्माण करके उन्हें नियमित रूप से हमारे उत्सवों को मनाना होगा, हमारे समारोहों को मनाना होगा। इसका उदाहरण हमारी पुस्तक में मिलता है। इस कारण हम कह सकते हैं कि हमारी परंपराओं में परिवर्तन हो रहा है और सुधार भी हो रहा है। यानी कि यह परिवर्तन अच्छा और बुरा तो हो सकता है, परिवर्तन दोनों तरीके के हो सकते हैं, लेकिन सुधार सदैव सकारात्मक होता है। तो आधुनिकीकरण के परिणाम स्वरूप परिवर्तन भी हुआ है और सुधार भी हुआ है और इन्हें पुनर्परिभाषित करने की सामाजिक और बौद्धिक चेष्टा रही है। यानी कि हम देखते हैं कि अब हमें हमारी परंपराओं को फिर से परिभाषित करने की आवश्यकता महसूस हो रही है। यानी कि अब उनमें तर्क भी होना चाहिए और वैज्ञानिकता भी होनी चाहिए और उनमें विकास की बात भी होनी चाहिए। यानी परंपराओं का भी फिर से पुनर्परिभाषा करनी आवश्यक है, जिसमें हम उदाहरण के रूप में कह सकते हैं 19वीं सदी के समाज सुधारकों के आंदोलन, जो कि यह बताते हैं कि हमें फिर से हमारे वेदों धर्मशास्त्रों को पढ़ने की आवश्यकता है और उसमें वास्तविक रूप से सत्य क्या लिखा गया और कब तक यह हमारे लिए विकास की ओर ले जाने का कार्य करेगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि आधुनिकीकरण बहुत ही व्यापक अवधारणा है, जिसमें कि भारत को विकास की ओर आगे ले जाने की बात की जा सकती है और रूढ़िवादिता को छोड़ने की बात की जाती है। इसी तरीके से हम दूसरी अवधारणा पर आते हैं, जो कि है पंथ निरपेक्षीकरण। आधुनिक परिचय में इसका अर्थ ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें किसका प्रभाव कम हो जाता है, धर्म का प्रभाव कम हो जाता है। पंथ या धर्म जो है धीरे धीरे उसका प्रभाव हमारे जनजीवन में कम होने लगता है, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं पंथ निरपेक्षीकरण। आधुनिक समाज में धर्म का प्रभाव कम ही होता है, अर्थात पंथ निरपेक्षीकरण पाया जाता है। तो हम क्या कहेंगे, जो हमने अध्याय
के इस भाग के प्रारंभ में कहा था कि आधुनिकीकरण और पंथ निरपेक्षीकरण साथ साथ चलते हैं। तो जो समाज आधुनिक होगा वह समाज पंथ निरपेक्ष भी धीरे धीरे बन रहा होता है, और ये दोनों ही प्रक्रियाएं ब्रिटिश शासन का प्रभाव रही हैं। इस प्रकार हम कहते हैं कि मानव के धार्मिक व्यवहार में, उसकी धार्मिक संस्थाओं से जुड़ाव में और धार्मिक संस्थाओं का सामाजिक भौतिक प्रभाव, लोगों के धर्म पर विश्वास करने की क्षमता, सभी को शामिल किया जाता है। यानी कि एक व्यक्ति जो है वह जिस किसी धर्म से अपना संबंध रखता है, उस धर्म की संस्थाएं, जिसमें हम बात कर सकते हैं, यदि वह हिंदू है तो मंदिर, इस्लाम धर्म को मानते हुए मस्जिद, यदि वह सिख धर्म को मानता है तो गुरुद्वारे, और ईसाई धर्म को मानते हुए गिरजाघर। यानी कि एक व्यक्ति जो किसी धर्म को मानता है और उस कारण वह किसी संस्था में भी उसकी सदस्यता लेता है, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे वह गिरजाघर हो, इन सभी संस्थाओं की में भी उसकी उपस्थिति भी इस पंथ निरपेक्षीकरण के परिणाम स्वरूप प्रभावित होती है। इन धार्मिक संस्थाओं का उसकी सामाजिक भौतिक पर क्या क्या असर होता है और उसके विश्वासों पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, इस कारण जो प्रभाव पूर्व में शामिल हो रहे थे वह इन सब से क्या होता है, धीरे धीरे दूर हो रहा होता है। किस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप? तो हम कहेंगे पंथ निरपेक्षीकरण के परिणाम स्वरूप व्यक्ति जो है धार्मिक संस्थाओं से भी धीरे धीरे दूर हो रहा होता है और धार्मिक क्रियाओं से भी दूर हो रहा होता है। इसमें धार्मिक संस्थाओं, जिसमें हमने बात की मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या गिरजाघरों की, इसमें धार्मिक संस्थाओं व लोगों में क्या होती है, धीरे धीरे दूरी बढ़ रही होती है और विरोधाभास की स्थिति यह है, यानी कि इस पंथ निरपेक्षीकरण में भी अपवाद है। यानी कि हाल ही में धार्मिक चेतना में अभूतपूर्व वृद्धि भी हो रही है और धार्मिक संघर्ष भी देखने को मिल रहे हैं। यानी कहीं कहीं पर हमें धार्मिक अतिवाद की भावना भी देखने को मिलती है। यानी कहीं कहीं पर धर्म के प्रति अति लगाव की भावना भी हमें देखने को मिलती है, जो कि एक विरोधाभास या अपवाद की स्थिति है पंथ निरपेक्षीकरण में। यानी कि वर्तमान समय में कहीं पर हमें ऐसे बहुत ही धार्मिक संघर्ष भी देखने को उदाहरण के रूप में मिल रहे हैं, जो कि पंथ निरपेक्षीकरण के एक विपरीत स्थिति भी है। इसी प्रकार से जो दूसरा विरोधाभास है वह यह है कि अनुष्ठानों के पंथ निरपेक्ष आयाम पंथ निरपेक्षता के लक्ष्यों से पृथक होने लगे हैं। अब जो अनुष्ठान बनाने के जो तरीके हैं वह भी बहुत ही बदल गए हैं। यानी कि अब समारोह या उत्सवों को मनाने के तरीकों में दिखावा प्रवृत्ति बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन इससे पूर्व यदि हम अनुष्ठान करते थे या फिर उत्सव या समारोह मनाते थे तो उसका उद्देश्य यह था कि हम धार्मिक क्रियाएं भी करें और साथ ही साथ हम सामाजिकता में भी सक्रिय रहें, यानी समाज से जुड़े हुए भी रहें, जिसमें कि हम सभी लोगों या सभी परिवार के सदस्यों या अपने कुटुंब के सदस्यों को शामिल करते थे या रिश्तेदारों या संबंधियों को शामिल करते थे। तो यह एक उद्देश्य था अनुष्ठानों को मनाने का या उत्सवों को मनाने का या समारोह को मनाने का, जिसमें हम विवाह समारोह का उदाहरण भी ले सकते हैं और किसी यज्ञ या धार्मिक अनुष्ठान को करवाने का उदाहरण भी ले सकते हैं। लेकिन अब इसके जो उदाहरण है उसमें यह फ़र्क आ चुका है पंथ निरपेक्षीकरण के परिणाम स्वरूप, या फिर हम कहें कि अब धार्मिक अनुष्ठान के पीछे धर्म या धार्मिक क्रियाओं को करने के स्थान पर या सामाजिकता को बढ़ाने के स्थान पर हम देख रहे हैं कि क्या प्रदर्शन और दिखावा बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। और इसका उदाहरण हमारे पुस्तक में हमें मिलता है VIP संस्कृति, यानी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन या अति महत्वपूर्ण व्यक्ति। किसी भी समारोह में कितने VIP लोग आए हैं या उस समारोह के बाहर कितनी बड़ी गाड़ियां खड़ी हैं, इससे जो है हमारे यहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान या उत्सव या समारोह या व्यक्ति का सम्मान जो उस समाज में है यह निर्धारित होने लगा है, जो कि बहुत ही
विरोधाभासी स्थिति है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अब हमारा जो धार्मिक अनुष्ठानों को करने का मुख्य उद्देश्य था वह धीरे धीरे कहीं लुप्त ही हो चुका है और उसके स्थान पर प्रदर्शन और दिखावे की प्रवृत्ति बढ़ रही है और अनुष्ठानों के आर्थिक, राजनीतिक व परिस्थिति पक्ष उभर रहे हैं। यानी कि अब किस प्रकार से धार्मिक अनुष्ठानों से हमें आर्थिक लाभ पहुँचे या फिर किसी राजनीतिक नेता या किसी दल को किस प्रकार से इन धार्मिक अनुष्ठानों से लाभ पहुँचे या फिर हमारी परिस्थिति या हमारा सम्मान किस प्रकार से इन धार्मिक अनुष्ठानों से बढ़े, इसका जो है मुख्य प्रश्न रहता है। यानी कि अब हम देख रहे हैं कि हम धर्म से दूर भी हो रहे हैं, दूसरी तरीके से हम कुछ स्वार्थी उद्देश्य भी रखने लगे हैं इन धार्मिक अनुष्ठानों के अनुसार। इसी तरीके से जाति पर भी पंथ निरपेक्षता का कुछ प्रभाव पड़ा है। तो हम कहेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कि इस पंथ निरपेक्षीकरण का जाति पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो हमने कहा है जाति हमारी संस्कृति की मुख्य विशेषता है जिसमें कहते हैं कि जाति हमारे भारत की हवा में घुली हुई है। यानी जाति पर इस पंथ निरपेक्षीकरण की जो प्रक्रिया है उसका क्या प्रभाव पड़ा है। तो हम कहेंगे परंपरागत रूप से जाति में एक अवधारणा थी जिसे हम कहते हैं पवित्रता और अपवित्रता। यानी कुछ जातियों को पवित्र माना जाता था जो कि बड़े या उच्च कार्य करते थे और कुछ जातियों को जो है अपवित्र माना जाता था क्योंकि उनके कार्य या व्यवसाय जो थे वह अपवित्र माने जाते थे। लेकिन चूंकि हम पंथ निरपेक्षीकरण की बात कर रहे हैं तो इस जाति पर भी पंथ निरपेक्षीकरण का प्रभाव पड़ा है और अब यह पवित्रता और अपवित्रता की अवधारणा भी बदल चुकी है। अब वर्तमान में जाति जो है एक दबाव समूह में बदल गई है। यानी कि प्रत्येक जाति का जो है अपना संगठन बन गया है और उस संगठन के आधार पर सत्ता में बैठे लोगों के द्वारा उस जाति को लाभ पहुंचाया जा सकता है। और प्रत्येक जाति यह समझ चुकी है कि हम संगठित होकर के किस प्रकार सत्ता से अपने कार्य करवा सकते हैं। यह होता है राजनीतिक रूप से दबाव समूह बनाना। यानी अब पवित्रता और अपवित्रता के स्थान पर राजनीतिक दबाव समूह में जो है जाति बदल रही है और इसे ही कहते हैं जाति का पंथ निरपेक्षीकरण। यानी कि जातिगत राजनीतिक दबाव का उद्भव। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि सामाजिक परिवर्तन में औपनिवेशिक अनुभव जो है, यानी कि अंग्रेजी शासनकाल के परिणाम स्वरूप जो भी अनुभव हुए हैं वे हैं औपनिवेशिक अनुभव। तो ये जो सामाजिक परिवर्तन है उनमें हमारे औपनिवेशिक अनुभव या अंग्रेजी शासन के परिणाम स्वरूप जो भी अनुभव हमें हुए हैं वे बहुत ही दीर्घकालिक रहे हैं। यानी आज भी हमें देखने को मिल रहे हैं। भारत 1947 में आज़ाद हो जाता है लेकिन आज भी उस औपनिवेशिक शासन के प्रभाव हमारे ऊपर समाप्त नहीं हुए हैं और आगे भी पता नहीं कितने लंबे समय तक ये हमारे ऊपर प्रभावित हमें करते रहेंगे, जो कि अनैच्छिक व विरोधाभासी भी हैं। यानी कि इनमें से कुछ प्रभाव हमारी इच्छा के परिणाम स्वरूप हो रहे हैं और कुछ प्रभाव हमारी इच्छा के परिणाम स्वरूप नहीं हो रहे हैं और इन्हें ही हम अनैच्छिक परिणाम या प्रभाव कहते हैं। इसी तरीके से कुछ अपवाद भी हैं जो कि इन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप हमें देखने को मिल रहे हैं। कहने का अर्थ यह है कि परंपरागत शास्त्रों की पुनर्व्याख्या भी हमें करने को इस प्रक्रियाओं ने प्रभावित किया है। यानी कि हमारे जो भी परंपरागत धर्मशास्त्र हैं उन्हें भी हमें पुनः पढ़ने और समझने की आवश्यकता महसूस हुई है। इसी तरीके से हमारी कला की अभिव्यक्ति में भी परिवर्तन हुआ है। यानी हमारा कला का स्वरूप भी बदल गया है। समानता और प्रजातंत्र के विचारों का प्रभाव हुआ है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि हमारे परिवार, समाज और हमारे समुदाय सभी में महिलाओं की भूमिका, पुरुष की भूमिका और बच्चों की भूमिका या उनके व्यवहार किस प्रकार के हों, इनका भी
परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि हम कहेंगे कि भारत में सांस्कृतिक परिवर्तन बहुत ही बड़े पैमाने पर हुए हैं, जिनमें कि हमने 4 प्रक्रियाओं की बात की इस अध्याय में: संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण और पंथनिरपेक्षीकरण। और ये चारों ही प्रक्रियाएं भारत की सांस्कृतिक परिवर्तन में बहुत ही बड़ी भूमिकाएं निभा रही हैं, जिसमें कि औपनिवेशिक शासनकाल का बहुत बड़ा हाथ रहा है। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।